नमस्कार, माय नेम इज़ मनीष मिश्रा एंड आई एम योर कंपनी लॉ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं जिस पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे, वो है व्हिच इज़ द बेस्ट सूटेड बिजनेस एंटिटी मॉडल फॉर अ स्टार्टअप। तो अगर आप जो है एक स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, आप एक स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए किस टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म सूटेबल रहेगा और क्या उसके फ़ायदे या क्या नुकसान है या किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कोई भी नए स्टार्टअप करने से पहले। तो जो कवरेज है मेरा इस प्रेजेंटेशन का वो ऑब्वियसली है, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्यों ये चीज़ ज़रूरी है आपके लिए समझना, कि उसमें प्लस क्या है, माइनस क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है हर एक बिजनेस फॉर्म्स के। देन कितने टाइप ऑफ लीगल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, बिजनेस फॉर्म हो सकते हैं बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, उसमें से किस टाइप के जो लीगल स्ट्रक्चर्स हैं या बिजनेस फॉर्म हैं वो एलिजिबल हैं एक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसके अलावा किन चीज़ों का हमको ख्याल रखना है आपको अपना स्टार्टअप बनाने से पहले बिजनेस स्ट्रक्चर चूज़ करते समय। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, एज अ बिजनेसमैन हम हमेशा जो है हमारा जो ध्यान होता है वो ये होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहे हैं हम उसको कैसे एडवांस करें, उसका हम कैसे जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकें, या हम अपने सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, एंड देन जो है हम उस रेवेन्यू से कितना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने घर ले जा सकें। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि आप जिस भी टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी के साथ आप डील करने वाले हो, बिजनेस फर्म के साथ आप डील करने वाले हो, कई बार आपका जो प्रॉफिट है वो उससे फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इनकम टैक्स एस्पेक्ट में देखें तो टैक्सेशन का रेट जो है वो कंपनी का एक अलग हो सकता है, वहीं पे आपका एक फर्म के केस में उसका टैक्स रेट अलग हो सकता है। सिर्फ टैक्स रेट की बात नहीं है, अगर जो है हम कंपनी की बात करें तो वहाँ पे मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स को हम जो है डिविडेंड देते हैं, पार्टनर्स के केस में हम वहाँ पे प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको जो है समझना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, अगर हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम बिजनेस तो कर रहे हैं, हम रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या करें कि हम कॉस्ट हमारी कम से कम हो, क्योंकि कॉस्ट नॉट ओनली इन्वॉल्व्स योर ऑपरेशनल कॉस्ट बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द लीगल कॉस्ट, और लीगल कॉस्ट भी अगेन डिपेंड करता है आपके बिजनेस एंटिटी पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितने टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म्स होते हैं। मैं आपको ट्रेडिशनली बताऊँ, जो आज के डेट में कॉमन पेरलेंस में जो बिजनेस मॉडल यूज़ हो रहे हैं या जो टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ हैं, जो ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, देन पार्टनरशिप, देन कंपनी, एंड देन LLP विच इज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगेन अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन कि अच्छा इन चारों टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म्स में क्या डिफरेंस है। नंबर वन, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली क्या होता है, जहां पे एक इंडिविजुअल खुद जो है वो बिजनेस कर रहा है, उसने अपने आप को किसी और फॉर्म ऑफ एंटिटी में रजिस्टर नहीं करा है, उसने कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई, उसने कोई कंपनी नहीं बनाई, उसने कोई LLP नहीं बनाई, वो अकेले काम कर रहा है, वो किसी पार्टनर के साथ या किसी और शेयर होल्डर के साथ मिलके, किसी और इन्वेस्टर के साथ मिलके नहीं कर रहा। आप खुद ही अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप खुद ही उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, आप खुद ही उसके मालिक हैं, जिसको हम एकल स्वामित्व कहते हैं, दैट देयर इज ओनली सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। दोस्तों, एक चीज और समझना जरूरी है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में काम कर रहे होते हैं, देन आपकी जो लाइबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती हैं। तो कल को अगर ये जो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, उसने अगर कोई बिजनेस में अगर आपका डेट होता है, या कल को कोई अगर जो है पेमेंट आपको करना होता है, अगर आप वो पेमेंट नहीं मीट कर पा रहे हैं, पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं अगर अपने डेट को, तो उस केस में आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप ही बिजनेस हो, इंडिविजुअल ही वो बिजनेस है। दूसरी बात हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप पे। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि मैं अकेले बिजनेस रन कर रहा हूँ, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो मेरा हो रहा है। इसमें जो भी मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी इसमें रिसोर्सेज लाने हैं, वो मैं ला रहा हूँ अकेले। लेकिन पार्टनरशिप में मैं अपने आप को दूसरे लोगों के साथ एसोसिएट करता हूँ। मैंने एक या दो या उससे अधिक लोगों के साथ जो है एसोसिएट होकर मैंने बिजनेस करने का कोशिश किया। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ मिलके जो है, क्योंकि अकेले हो सकता हो एक ये प्रॉब्लम आ रही हो कि अकेले मैं इसको मैनेज शायद ना कर पाऊँ, या मुझे जितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो शायद मैं अकेले उतना इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकता, या हो सकता है मेरे पास आइडिया बट मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास एक ऐसा
व्यक्ति मिल रहा है जो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है और काम मैं करूंगा, हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। जो भी आपका केस हो, उस केस में आप पार्टनरशिप फर्म के तौर पे काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में भी अगेन अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जैसे मैंने आपको बताया प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि अगर जो है कल को आपकी पार्टनरशिप फर्म कहीं से कोई किसी भी प्रकार का डेट लेती है, अगर वो पे नहीं कर पा रही है, तो जो इसके पार्टनर्स होते हैं वो उसके लिए पर्सनली लायबल, उस डेट को पे ऑफ करने के लिए पर्सनली लायबल हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो पार्टनरशिप फर्म होगी उसका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और साथ ही साथ हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए जो है यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप शेयर करता है। नेक्स्ट हम आते हैं कंपनी पे। जो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म आप देख रहे हैं आज के डेट में, जो लोग बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, सबसे कॉमन फॉर्म में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म जो है ऑफ बिजनेस वो है कंपनी। और कंपनी क्यों लोग प्रेफर कर रहे हैं? बिकॉज कंपनी में आपकी लाइबिलिटी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इसके मालिक होते हैं, उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। अगेन हो सकता हो नंबर 2, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकते हैं। जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लिमिट जो है एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप फर्म बहुत ज़्यादा है। पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ 50 लोग ही पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरे को जो है और पैसा चाहिए, और इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरे को और लोगों को एसोसिएट करना है, तो ऑब्वियसली मैं कंपनी के फॉर्म में जा सकता हूँ, जहाँ पे अगर मैं प्राइवेट कंपनी में जाता हूँ तो 200 तक शेयर होल्डर हो सकते हैं। अगर मैं पब्लिक में जाता हूँ तो उसकी कोई अपर लिमिट है ही नहीं। दोस्तों, उसके अलावा जो है आपको जो है कुछ और बेनिफिट्स कंपनी देती है, जैसे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट होती है, जो फर्म नहीं होती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं होती है। द आइडेंटिटी ऑफ योर कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। कंपनी की खुद की एक पहचान है लीगली, जो कि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है। तो ये उसमें अंतर है। लेकिन जो अगला फॉर्म मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ वो है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मैंने इसलिए बोला कि सबसे ज़्यादा प्रचलित, जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो है लोग ऑपरेट कर रहे हैं, वो कंपनी फॉर्म में कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो है जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, लोग की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, और एक नया जो है ऑल्टरनेट जो जन्म लिया है, उसको हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब लोग जो है कंपनी से भी मूव कर रहे हैं, स्पेशली जो सर्विस सेक्टर में, मतलब जिनकी जो प्रोडक्शन की जगह सर्विस जनरेशन इंडस्ट्रीज हैं, वो प्रेफर कर रही हैं कि हम LLP मॉडल में अपने बिजनेस को ऑपरेट करें। क्यों? क्योंकि LLP जो है पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के ही बेनिफिट दे रहे हैं। पार्टनरशिप कैसे? क्योंकि इसमें जो है जो हम रिलेशनशिप शेयर करते हैं दूसरों के साथ, वो पार्टनर्स का रिलेशनशिप शेयर करते हैं। साथ ही साथ इसमें लिमिटेड लायबिलिटी है कंपनी की तरह, ये बॉडी कॉर्पोरेट होती है कंपनी की तरह। इसकी जो LLP है उसकी आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ये इसमें फ़ायदा है, और बाकी जो है हम और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जहाँ पे हम बात कर रहे थे स्टार्टअप की, क्योंकि ये पूरा जो हम लोग का आपका टॉपिक है वो स्टार्टअप का है। तो बिजनेस फॉर्म्स तो मैंने बता दिए कि 4 होते हैं। आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म के रूप में काम कर सकते हैं, या कंपनी बना सकते हैं, या LLP कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टार्टअप आप रजिस्टर कराना चाहते हैं, आपका बिजनेस आप चाहते हैं कि वो एक स्टार्टअप के तौर पे रिकग्नाइज हो, देन इन दैट केस आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास जो आप या तो आप पार्टनरशिप फर्म बनाएं जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या तो आप एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे अपने आप जो है बिजनेस को रजिस्टर करें, या फिर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए। अब आपके पास, क्योंकि मैंने बोला कि सोल प्रोप्राइटरशिप तो आपका ऑप्शन खत्म हो गया। कंपनी में भी अगर मैं बात करूं तो कंपनी में भी पब्लिक कंपनी इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज स्टार्टअप। तो आपके पास बचता है प्राइवेट कंपनी, LLP और पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें जो है मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं, जो मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को भी ध्यान से समझें, सो डैट हो सकता हो इससे आपको हेल्प मिले कि आपको जब अपना स्टार्टअप रजिस्टर करना हो तो आप सही सिलेक्शन कर पाएँ कि अच्छा ठीक है, मेरे लिए फलाना फॉर एग्जांपल मेरे लिए LLP ज़्यादा सूट कर रही है ओवर कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, या मेरे बिजनेस के लिए कंपनी ज़्यादा सूटेबल है ओवर पार्टनरशिप फर्म और LLP। सो नंबर 1, द गवर्निंग लॉ। So in case of partnership firm, the governing law is Indian Partnership Act. In case of LLP, it is LLP Act 2008, and in case of company, it is Companies Act 2013. Number 2, मिनिमम नंबर या नंबर ऑफ मेंबर्स जो इसमें होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। वहीं पे LLP के केस में मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए और अपर लिमिट कोई नहीं है, 1000, 2000, 5000 जितने आप
पार्टनर्स रखना चाहें रख सकते हैं। इन केस ऑफ कंपनी देयर हैज टू बी मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स, मेंबर्स जिसको हम कहते हैं, और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए। इसके ऊपर मेंबर्स नहीं हो सकते। अगर होंगे तो आपकी कंपनी जो है वो डीम्ड पब्लिक कंपनी हो जाएगी, और अगर पब्लिक कंपनी है तो ऑब्वियसली ये स्टार्टअप नहीं हो सकती। नेक्स्ट, लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि फर्म में जो लाइबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। आपके जो पार्टनर्स हैं वो पर्सनली लाइबल हो सकते हैं। कल को अगर पार्टनरशिप फर्म आपकी किसी भी डेट को पे ऑफ नहीं कर पा रही है, किसी ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रही है। वहीं पे अगर हम एलएलपी की बात करें तो एलएलपी में जो है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है अप टू द कंट्रीब्यूशन कमिटेड बाय ईच पार्टनर। कंपनी की बात करें तो अप टू हिज गारंटी, अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितने की गारंटी उस मेंबर ने दिया है उतने की उसकी लाइबिलिटी होती है। या फिर अगर वो आपकी कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जितने के शेयर्स आपने सब्सक्राइब कर रहे हैं, अगर आपकी शेयर होल्डिंग 10,000 रुपए की है तो आपकी लाइबिलिटी भी जो है 10,000 रुपए पे आके सीमित हो जाती है। तो कल को अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है कंपनी पे तो मेरे 10,000, अगर बीइंग अ शेयर होल्डर या बीइंग अ मेंबर, मेरे 10,000 से ज़्यादा रुपए नहीं डूबेंगे। नेक्स्ट, परपीचुअल सक्सेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। और क्यों परपीचुअल सक्सेशन? क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि कंपनी या एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? द आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटी, whether it is company or LLP, is different from its owners, which is like it can be partners in case of LLP, it can be members in case of company. तो इनकी जो आइडेंटिटी होती है वो सेपरेट होती है। लेकिन फर्म के केस में there is no distinction between the identity of firm as well as the partners. तो yes, there is no perpetual succession in case of firm, but LLP या कंपनी की बात करें तो किसी एक पार्टनर के या किसी एक मेंबर के इन केस ऑफ कंपनी जाने से आपकी कंपनी एलएलपी क्लोज नहीं होगी, ये चलती रहेगी। नेक्स्ट जो मैंने आपको पॉइंट कवर करा है वो ये है चार्टर डॉक्यूमेंट क्या होता है। चार्टर डॉक्यूमेंट मतलब जो डॉक्यूमेंट बेसिकली जो है ये डिसाइड करता है कि आपकी जो कंपनी है या एलएलपी है या पार्टनरशिप फर्म है वो कैसे ऑपरेट करेगी, उसके लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप के केस में जो है आपको पार्टनरशिप गवर्न होती है पार्टनरशिप डीड से। एलएलपी के केस में अगेन आपकी जो एलएलपी है वो गवर्न होती है आपके एलएलपी एग्रीमेंट से, साथ ही साथ एलएलपी एक्ट से। दोनों चीज़ों का एप्लीकेशन होता है। कंपनी के केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड अगेन कंपनी लॉ एंड इट्स रूल्स, इसके तहत जो है आपकी कंपनी ऑपरेट करती है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूंगा। तो रजिस्ट्रेशन के केस में जैसा मैंने आपको बताया पार्टनरशिप फर्म के केस में रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, इट इज़ ऑप्शनल। बट अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप के लिए लॉ कहता है कि भाई आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होगी तभी आप जो है स्टार्टअप के तौर पे रिकग्नाइज किए जा सकते हैं। तो अगर आप जो है पार्टनरशिप फर्म के तौर पे आप अपने आप को अपने स्टार्टअप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर हम कंपनी और एलएलपी की बात करें तो भाई इसका तो एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, जिस प्रोसेस को हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंडर आप जो है ऑपरेट करेंगे तो ही जो है आपकी कंपनी एलएलपी बन पाती है। नेक्स्ट और लास्ट कि आपका जो नेम होता है, पार्टनरशिप फर्म में कोई नियम नहीं है कि आपका जो है नेम मतलब है, गाइडलाइंस हैं उस पर भी, लेकिन कोई प्रीफिक्स या सफिक्स के लिए कोई नियम नहीं है। जबकि एलएलपी में अगर किसी भी आपका जो भी एलएलपी है उसके लास्ट नाम में जो है एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखा होना चाहिए। और अगर आपकी कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी है तो लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड आता है। तो ये थोड़े से डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विशमेंट था जो मैंने आपको शेयर किया कि ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है तीनों टाइप ऑफ बिजनेस में। अब हम मूव करते हैं लास्ट स्लाइड पे, जो कि आपको मैं बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा डिस्कशन हमने किया उसके पीछे जो क्रक्स है वो यही इस स्लाइड में ही है। और वो क्या है कि अगर आपको जो है जो भी लीगल स्ट्रक्चर आप चूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ फैक्टर्स को आपको जो है कंसीडर करना होगा, जिन फैक्टर्स के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे कंपनी फॉर्म में जाना है या पार्टनरशिप या फिर एलएलपी। और वो क्या है, नंबर 1 रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, कि हम लोग जो भी कंपनी बना रहे हैं, एलएलपी बना रहे हैं या पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करना चाहते हैं, उसकी लीगल कॉस्ट कितनी आ रही है। क्योंकि आप किसी न किसी प्रोफेशनल को हायर करेंगे जो आपके लिए रजिस्ट्रेशन करेगा, उसकी एक सर्टेन फीस होगी, उसकी विच फीस ऑल्सो इंक्लूड्स द गवर्नमेंट फीस। नेक्स्ट इज आपका लीगल कंप्लायंस कॉस्ट क्या है। जैसे अगर आप कंपनी बनाते हैं तो कंपनी के कुछ एनुअल रिटर्न्स फाइलिंग्स होती हैं, कुछ उसमें रिटर्न्स जाने होते हैं, कुछ इंटीमेशन जाने होते हैं। अगर एलएलपी की बात करें तो उसमें भी रिटर्न फाइलिंग्स होती है।
अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो उसमें एसएच पार्टनरशिप एक्ट के तहत कोई रिटर्न फाइलिंग नहीं होती है, लेकिन इन तीनों ही टाइप ऑफ एंटिटी में आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग होगी। अगर एक सर्टेन लेवल के ऊपर अगर आपका जो है टर्नओवर है तो आपको जो है इनकम टैक्स के तहत ऑडिट की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में जो है ऑडिट मैंडेटरी होता है। एलएलपी में भी एक सर्टेन लिमिटेशन है, एक सर्टेन लिमिट के ऊपर अगर आपके एलएलपी का जो है टर्नओवर है या फिर उसकी कंट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे भी जो है ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो उसके क्या कंप्लायंस के कॉस्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट, टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या है। मैं एलएलपी की या फर्म की बात करूं तो उसका टैक्स रेट आज की डेट में 30% है, जबकि एक कंपनी का जो टैक्स रेट है इट इज़ 25% कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देन क्या क्या बेनिफिट्स आपको बीइंग अ स्टार्टअप आप अवेल कर सकते हैं अगर आप कंपनी रजिस्टर करते हैं या फर्म रजिस्टर करते हैं या एलएलपी रजिस्टर करते हैं। अगर वो अवेल करते हैं तो आप कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सनल लाइबिलिटी क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप फर्म के केस में लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, जबकि एलएलपी और कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं या पार्टनर्स होते हैं जो उसके मालिक होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ईज ऑफ रेजिंग फंड्स। मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी के केस में इट इज़ वेरी मच ईजी टू लाइक कंपनी इज़ द बेस्ट सूटेड मॉडल इफ़ यू वांट टू गेट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी अगर मैं बीइंग अ स्टार्टअप बात करूं तो कंपनी कन्वर्टेबल नोट्स इशू कर सकती है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, कंपनी जो है डिबेंचर्स इशू कर सकती है। तो कंपनी जो है अलग अलग टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इशू कर सकती है फॉर ऑब्टेनिंग एनी फंड। लास्ट पॉइंट जो समझना ज़रूरी है, मैंने आपको बताया कि जो अगर हम कंपनी या एलएलपी या जो भी हमारा बिजनेस फॉर्म है, कल को अगर हमको उसको किसी कारणवश उसको क्लोज करना होता है तो वो क्लोजर का प्रोसीजर कितना आसान है हमारे लिए, किसमें ज़्यादा हमको आसानी होगी। तो वो एक फैक्टर भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लोजर ऑल्सो इंक्लूड सर्टेन कॉस्ट। इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी, ये समझाने की कोशिश करी कि ये सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुली रन करें। क्योंकि स्टार्टअप को रन करने के लिए सिर्फ ऑपरेशन नहीं इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उसका लीगल एस्पेक्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको जो है ये पूरा डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ शेयर विद अस। थैंक यू।